स्वागत है जी आपका ब्यूनो ग्रुप के इस प्रेजेंटेशन में। हम शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया जाएगा। जो इनविटेशन आपके पास आया था, उस इनविटेशन के अंदर लिंक दिया हुआ और उसके अंदर कुछ मीटिंग हाउस नॉर्म्स एंड रूल्स दिए हुए। मेरे ख्याल से सब लोगों ने पढ़ लिए होंगे। पढ़ने के बाद ही हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है इस मीटिंग को। तो ये मीटिंग में एक ऐसा कुछ कोई स्पेशल कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं है। एक्चुअल में जो हमारी प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने के लिए ही, जैसे मैंने बोला था कि प्रैक्टिस और उसकी ज़रूरत होती है, तो सब लोग इसमें नए लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग नए आए होंगे, या बहुत सारे लोग हमारे वो हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने अपने स्टोरेज बाय कर रखी थी, लेकिन कभी कंपनी से मिलने का या कंपनी को जानने का मौका नहीं मिला। तो आज, क्योंकि मेरे पास जब पहले प्रेजेंटेशन होने के बाद कई सारे लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि सर हमने ऐसे अभी ज्वाइन किया, तो हमें तो अब समझ में आया कि हम किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, किस तरीके से आ रहा है, अच्छा हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये कल आपसे टाइम मांगा था, आपसे अमरजीत जी या सब लोगों से टाइम मांगा था कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए कि मैं अपनी ये बात यहाँ पे रख सकूँ, ताकि वो सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरे ग्रुप की जो प्रॉपर जो हमारी बातें हैं, प्रेजेंटेशन के अलावा, प्रेजेंटेशन तो हम करेंगे, उसके अलावा और कई सारी बातें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे करनी है आपस में। तो वो बात प्रेजेंटेशन के बाद में करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रख के इसको सुनने की ज़रूरत है। शुरू से लेके एंड तक प्रॉपर इसको सुनेंगे तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फिर वो वाली कहानी हो जानी है कि सारी रात रामायण सुनी, बाद में पूछा कि अच्छा राम और सीता का क्या रिलेशन था। ये उसी तरह का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरे का पूरा, जो इसको समझने की हमने कोशिश करी है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जो टिपिकल एक बिजनेस मॉडल है, बहुत कम लोगों को समझ में आ सकता है, उसको लेमैन की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी हैं और बिल्कुल लेमैन के तौर पे जो हाउस होल्ड, सिंपल हाउस होल्ड चलाते हैं, वो लोग भी हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज इस तरीके से रखी गई है कि वो जो एक्सपर्ट हैं, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, उनसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो टर्मोलॉजी है, या उनकी जो हमारी बात होती है करने की, जो बातें होती है टेक्निकल बातें करने की, वो यहाँ पे हमने कुछ सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल में दी हैं, जिन बातों को लेकर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी कभी जैसे अमरजीत जी प्रेजेंट करते हैं तो हंसी आने जैसी बात हो जाती है। तो टेक्निकली जिनको स्ट्रॉन्ग टेक्निकल समझना है, कोड बाय कोड, वो हम अलग से सेशन उसके लिए करते हैं। आप हमसे जो टाइम डिमांड कर सकते हैं, आप अपने जो भी इनवाइटी है उसके थ्रू आके। यहाँ पे जो हम जितनी बात रखेंगे, ये बिल्कुल लेमैन के हिसाब से ये बात यहाँ पे रखी जाएगी। हार्ड जो कह रहे हैं, बहुत ही टॉप क्लास का जो बिजनेस है, उस टॉप क्लास की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम बिल्कुल कॉमन मैन के लिए जो लेके आए हैं। तो उस कॉमन मैन को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ कैसे जुड़ना चाहिए, कैसे उसको फायदा होगा, वही सारी चीजों को समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। जो हम ये ऑनलाइन एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जूम रूम के अंदर सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो उसमें मैं सबका स्वागत करता हूँ। ये क्लाउड पार्टिकल इज ट्रेडमार्क बाय ब्यूनो ग्रुप। देयर आर सो मेनी कंपनीज इन ब्यूनो ग्रुप, पर एक कंपनी है जो इस वेंचर को रन कर रही है, उसका नाम आगे प्रेजेंटेशन में आएगा। ये डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर का मतलब है कि हम ये चीज को बिल्कुल डिस्क्लेम करते हैं कि कोई आदमी कहे कि जी आप तो जी पैसे, क्योंकि जब भी किसी से कोई बात होती है, कई बार अचानक से कोई फोन लगा देता है मेरे कान को कि सर ये देखो जी, आदमी ये कह रहा है, वो ये कह रहा है जी, सारे जो आप ये मार्केट से सर ये पैसे इकट्ठे कर रहे हो, ये क्या तरीका है जी, ऐसे कैसे पैसे इकट्ठे हो सकते हैं क्या? तो उस चीज को पहले ही आपको वो क्वेश्चन ना करे, आपकी और उनकी दोनों लोगों की एनर्जी वेस्ट ना हो, आपको यहाँ पे इसको डिस्क्लेम कर देना है कि वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी, वी डू नॉट आस्क फॉर डिपॉजिट्स और लोन फ्रॉम द पब्लिक। इस बात को यहाँ पे हम क्लियर करके आगे चलेंगे कि किसी भी एंगल पे ये फाइनेंशियल सेक्टर की कोई कंपनी नहीं है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ हम कैसे जुड़ के फायदा ले सकते हैं, कैसे हमें बेनिफिट्स होते हैं, उन्हीं सारी चीजों को लेके आगे हमारी सारी प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है हमारी, वो वही रहेगी रिक्वेस्ट जो इसके ऊपर। ये प्लीज, चलो मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, एनोटेशंस आप ना करें तो बेहतर है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया है, ब्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का ये वेंचर है। और ये कंपनी ISO 9001 एंड 2005 जो है आपकी, ISO जो 27001 और 2013 जो सर्टिफाइड
क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। और हमारा जो डंस एंड डीएनबी जिसको बोलते हैं, डंस नंबर भी आ चुका है, जो हमारी जो कंपनी की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो नंबर्स आते हैं वो डंस नंबर भी आ गया है। वो नेक्स्ट जब आप पीपीटी दोबारा देखेंगे तो यहीं पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा आपका नंबर जो है डंस का। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम का जो बिजनेस मॉडल है उसको एसएलबी बोला जाता है, सेल एंड लीज बैक। तो सेल एंड लीज बैक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बाकी सारी चीजों को समझेंगे और साथ के साथ ये सेल एंड लीज बैक का भी एक एक्सप्लेनेशन का पेज आगे पीपीटी के अंदर आएगा। अब किस सेक्टर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, वो सेक्टर कौन सा है? द कीज क्लाउड, नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। ये जो आप पेज देख रहे हैं या जो पूरी पिक्चर देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी पिक्चर एक रिपोर्ट है, नीचे लिखा हुआ है इमेज सोर्स नैस्कम। नैस्कम की रिपोर्ट का ये फ्रंट पेज है जो हमने पूरा एज इट एज यहाँ पे लगा के, इसलिए इमेज कट से लिखा हुआ हमारे यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो उसमें 2019 नीचे लिखा हुआ 2091 सॉरी 19। तो जो ये 2019 का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्लाउड इज द नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। ये हमारा जो हम पहले प्रेजेंटेशन कर रहे थे या जिस तरीके से नॉर्मल वर्ड के अंदर हम लोग काम कर रहे थे, तो उस समय की जो प्रेजेंटेशन के अंदर ये पेजेस आते थे कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बड़ी ग्रोथ होने वाली है। तो उस ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ी जो ग्रोथ होगी वो क्लाउड के अंदर होगी। तो इन्हीं सारी चीजों को हम अगले पेजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी आई है, तो इस अपॉर्चुनिटी में हम कहेंगे टेक लीड ऑन इट विद एमसीपी। आइए माई क्लाउड पार्टिकल्स के साथ मिलके इस वेव को राइड करते हैं, आगे चलते हैं। कंपनी का सेक्टर है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हम क्रिएट कर रहे हैं द वर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसको IaaS बोलते हैं, एंड बैकअप एंड सिंक सर्विसेज। बैकअप एंड सिंक सर्विस एक प्रोडक्ट है क्लाउड के अंदर। ऐसे अगर हम पूरे क्लाउड की बात करेंगे तो क्लाउड जो है वो बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें एक प्रोडक्ट जो है बैकअप एंड सिंक सर्विस भी है, जो मेजर डाटा सिक्योरिटी को लेके यूज होता है। IaaS की अगर हम बात करें तो IaaS सिंपल, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, रैक है, रैक के अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है। तो ये सिंपल खाली अगर सर्वर्स और हार्डवेयर की हम बात करें तो ये IaaS के तौर पे दिया जाता है। कोई भी कंपनी इस पूरे हार्डवेयर को लेके उसके अंदर अपने सिस्टम इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकती है। ये पहली सर्विस है। हमारी अपनी कंपनी के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी जो टेक्नोलॉजी है, जब हम उसको इंस्टॉल करके फाइनल ड्राइव्स क्रिएट करते हैं तो उसको बैकअप एंड सिंक सर्विस कहा जाता है। ये दो प्रोडक्ट मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, क्योंकि स्टोरेज और बैकअप और सिंक सर्विस की ही हम मैक्सिमम बात करेंगे। मैंने लेमैन की बात करी थी। इसके अलावा जो हम डाटा सेंटर या जो भी चीज क्रिएट करते हैं उसके अंदर मल्टीपल वर्टिकल्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि आम आदमी सिर्फ पेन ड्राइव से स्टोरेज से, फोन की स्टोरेज से, हार्ड डिस्क की स्टोरेज से स्टोरेज को कोरिलेट कर पाता है। इसलिए एक ही प्रोडक्ट को यहाँ पे सामने रखा गया है, एक ही रेवेन्यू के हिसाब से सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। भाई ये करने की जरूरत क्या है, तो इसके अंदर ग्रोथ ड्राइवर क्या है, कैटलिस्ट क्या है। तो इंडिया वांट्स डाटा लोकलाइज्ड। इंडिया के अंदर जो पहले डिमांड करी गई, फिर रेगुलेटरी रिकमेंडेशंस आई, रिकमेंडेशन के बाद एक पॉलिसी बन गई है। पॉलिसी जो उसका लिंक जो आगे वाले पेजों में आपको मिलेगा, तो उस पॉलिसी ने पुश किया कि जो डाटा है, जो हम डाटा जनरेट कर रहे हैं, वो डाटा इंडिया का इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। जैसे ही ये पॉलिसी और ये चीजें इंप्लीमेंट शुरू हुई तो इसने क्या किया, दिस पुश्ड अप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ा बूम आया, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आ गई के काम करना चाहिए, क्योंकि जब हमें डाटा यहाँ रखना होगा तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत मतलब इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने वाली है। सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जितनी बात हमने करी ये प्री कोरोना बात करी। अब इसी पूरे सिस्टम के अंदर एक इवेंट हो गया, इसको इवेंट कहेंगे, त्रासदी कहेंगे, कुछ भी कहें, ये है कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 जो कोरोना वायरस की जो महामारी जो फैली है, इसने एक अलग तरह का जो इम्पैक्ट है आईटी सर्विसेज के ऊपर, आईटी इंफ्रा के ऊपर डाला है। तो इस इफेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी हमारी ही बात कर लेते हैं। हम पहले क्या करते थे, पहले प्रॉपर जाते थे, किसी के पास मिलते थे, फिर बैठते थे, फिर बात होती थी, वो सारी चीजें नॉर्मल ऑफलाइन सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, हम लोग जब सब लोग घर में बैठे हुए नहीं काम कर पा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, तो हम लोग उसी तरीके से नॉर्मल वे में आपसे और आप बात करके बिजनेस कर पा रहे हैं। तो ये किसके बिहाफ पे हो रहा है? ये सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी की सर्विसेज के ऊपर हो रहा है। इसका जो इफेक्ट है, इसके अदर इफेक्ट्स भी हैं अगले,
लेकिन कोरोना इफेक्ट का मतलब ये रहने वाला है कि जिस तरह का जो वर्ड था, जो मैंने बोला न्यू वर्ड का, मैंने पहला पेज आपको दिखाया 2019 की रिपोर्ट, लेकिन वो रिपोर्ट अब इस सिस्टम पे लागू नहीं होगी। अब ये रिपोर्ट और ये सारी की सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसे आप लगातार न्यूज और वो सारी चीजें सुन रहे हैं कि जीडीपी का अनुमान ये हो गया है, आपका आईएमएफ का अनुमान ये दे दिया, बार्कलेज ने ये अनुमान दे दिया, अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो अपने जो अनुमान है वो इस तरह से हमें मतलब एक तरीके से डराने वाले अनुमान ही आ रहे हैं। कोई कह रहा है आपकी जीडीपी 0 होगी, कोई कह रहा है कि -1% से 1% रह सकती है, अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये ऊंट बैठेगा तो सही, वो तो पता है कि जीडीपी इकोनॉमी डाउन जाएगी जाएगी, लेकिन किस करवट बैठेगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नहीं। अब तो आंकड़े जो है, जो इसका महामारी का इफेक्ट है वो स्लो नहीं हुआ है, अभी तो वो रेज कर रहा है, अभी भी ऊपर जा रहा है। तो इफेक्ट जो, जब हम उसको स्लो डाउन करेंगे, जब उसको हम रिवर्स मोड में ले आएंगे, उसके बाद जो आंकड़े आएंगे वो थोड़े से रियलिटी के आसपास होंगे। अभी तो जो भी है वो एक तरीके से बहुत बहुत ही वाइल्ड अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो लेकिन जो भी अनुमान हो, जब हम ये जो अभी 40 दिन का हो गया है, पहले 21 दिन हुए, अब 19 दिन और बढ़ गए हैं, तो हम 40 दिन के बाद जब हम दुनिया में वापस जाएंगे, 40 डेज का एक बड़ा महत्व है। अगर हम वैसे उस चीज को लेके देखें, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जो होती है, जब हमें कोई कहते हैं, देखो हम बहुत सारे लोग हैं जो हम धार्मिक कई सारी मान्यताओं को मानते हैं, किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आपको कोई काम को बार बार 40 दिन करने के लिए बोला जाता है। तो 40 दिन के बाद एक एक बड़ा चेंज आ जाता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, आपकी हैबिट में, बहुत सारी चीजों के अंदर चेंज आ जाता है। तो उसी तरीके से ये लॉकडाउन के अंदर हम 40 दिन लोग बैठने वाले हैं, उसके बाद जब वापस दुनिया में जाएंगे तो जिस दुनिया को हम छोड़ के आए हैं, हमें वो दुनिया वैसी नहीं मिलने वाली है। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए हम तैयार रहें। जब हम बाहर जाएं तो हमें ऐसा ना लगे कि नहीं यार, इसके लिए तो मैं तैयार नहीं था, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, किस तरह की दुनिया हमें मिल रही है। जो दुनिया हम छोड़ के आए हैं कोरोना से पहले, प्री कोरोना जो पीरियड था, वो अलग तरह की दुनिया थी जिसको हम जीते थे। ये एक 40 दिन का, जहाँ अभी 40 दिन है, जहाँ आगे क्या किस तरीके की और रेगुलेटरीज आएंगी उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब हम वापस जाएंगे तो वो जो भी सिचुएशन होगी उसको हम बोलेंगे न्यू नॉर्मल वर्ल्ड, एक नए तरह की दुनिया जिसके अंदर जो नॉर्मल चीजें, जिसको हम पहले नॉर्मल बोलते थे, अब उस नॉर्मल में कुछ चीजें एडिशन हो जाएंगी, उसको हम न्यू नॉर्मल बोलेंगे। तो ये न्यू नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। तो उस बदली हुई चीज के अंदर जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको नजर आएगा वो होगा, न्यू नॉर्मल विल आस्क फॉर मोर एंड मोर आईटी इंफ्रा, क्योंकि हमें मैक्सिमम काम वर्क फ्रॉम होम करना है, बहुत सारे काम को हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ऑनलाइन जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका एक और थोड़ा छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। वो छोटा सा एनालिसिस क्या है कि जब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में आए, ये पूरे लॉकडाउन की स्थिति में हम आए, तो इमीडिएट से जिसको हम कहेंगे पूरे सेक्टर्स के अंदर एकदम से एक उथल पुथल हुई, एक इमीडिएट इफेक्ट आया। तो ये जिसको हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट बोलेंगे, चोकिंग इफेक्ट इसको बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें चोक करी हैं, बहुत सारी चीजें एकदम से ग्रोथ में आई हैं, बहुत ज्यादा उनको। लेकिन ये जो भी है ये टेम्परेरी है, इसको हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट बोलेंगे ड्यूरिंग कोविड-19। ये कितने दिन भी चलता है उतने दिन के लिए इसका हाल यही रहेगा। ये जो सेक्टर, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट का तो इसमें हम सेक्टर वाइज अगर जाएं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हमारी एक फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर एक हमारा सेमिनार हो रहा है, उसमें हम डिटेल वाइज बोलेंगे। इसमें हम अगर सेक्टर का ही नाम लेना चाहें तो आप देखेंगे जो सबसे बुरी तरीके से हिट हुआ है वो सेक्टर है टूरिज्म एंड लेजर, जिसमें लग्जरी सर्विसेज हम जिसको बोलते हैं। फिर एविएशन एंड मैरीटाइम, उसके बाद ऑटोमेशन। ऑटोमेकर तो पहले ही उसमें जा रहे थे, गाड़ियां कौन खरीद रहा था, इकोनॉमी नहीं चल रही थी, अब जो बिल्कुल ही वो लॉस में चला गया है। कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग जो नॉन एसेंशियल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज, बाकी में जब मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉस में जाएंगी। एजुकेशन का इशू वही है। एजुकेशन के अंदर इस मीटिंग से पहले मैं एक मीटिंग करने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर यही इशू आ गया कि घर पे एक ही डिवाइस थी, वो जहाँ तो मेरे साथ जूम पे बात कर सकते थे, जहाँ बच्चे अपनी क्लास अटेंड कर सकते, तो फिर प्रायोरिटी बेसिस इन चीजों पे आ जाएंगी। तो एजुकेशन भी हिट हो रही है। ऑयल एंड गैस सिंपली कंजम्पशन बेस्ड है, अगर आप इतना सिस्टम सारा बंद हो गया है तो कंजम्पशन नहीं है, तो वो सेक्टर भी हिट होगा। एग्रीकल्चर में ग्रोथ आ रही है, स्लाइटली ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो वही है कि जीना तो वही है, खाना तो वही है, वो सारी चीजें हमारे पास चल रही हैं।
ई कमर्स सेक्टर के अंदर, ई कमर्स में अभी जो जनरल गैजेट्स जो डिलीवरी है, जो हमारे अपैरल्स हैं, कपड़े हैं, वो बाकी चीजें बंद हुई हैं, लेकिन आप अभी देख पा रहे होंगे, चाहे हम बिग बास्केट से ले रहे हैं, चाहे अमेजोन ग्रोफर से ले रहे हैं, अलग अलग कंपनियों से हम ई कमर्स के रूप में जो हमारी ग्रोसरी है, जो हमारी जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं, वो हम ई कमर्स से अभी डिलीवर करवा पा रहे हैं। तो इसके अंदर हल्की स्लाइड देखने को मिला है, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो जाए। आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप देख ही रहे हैं कि किस लेवल पे हम लोग इसमें ग्रो कर रहे हैं। पर्सनल केयर एंड पर्सनल एंड हेल्थ केयर, जिसमें बोलेंगे पर्सनल हाइजीन, तो वो आपको पता ही है, सैनिटाइजर और बाकी जो साफ सफाई की जो इक्विपमेंट चीजें हैं, इसकी डिमांड बहुत बड़ी है। फूड प्रोसेसिंग, जहाँ हम लाइव फूड नहीं खा रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद है, तो फूड प्रोसेस होकर डब्बा पैक फूड की जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो ग्रोथ है। और मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो भी इफेक्ट है ये शॉर्ट टर्म है, इसके बाद जब नॉर्मल न्यू नॉर्मल वर्ल्ड में जाएंगे तो ये चीजें भी अपने आप को करेक्ट करेंगी। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो बंद हुई हैं वो खुलेंगी, जो बहुत ऊपर गई हैं वो करेक्ट करेंगी, पीछे आएंगी सर्विसेज। तो अगर हम अपने सेक्टर के हिसाब से देखें कि हमारा जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, तो पोस्ट कोरोना जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हमारे सेक्टर में आने वाली हैं, तो वो जो चेंजेस क्या क्या होंगी अगर हम उसको देखें। प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जहां अभी भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन डिजाइन करने होंगे जहां इफेक्ट्स आए होंगे। हम बिल्कुल क्लियर हम बोल रहे हैं कि मोर एंड मोर बिजनेस टर्निंग ऑनलाइन। बहुत सारे बिजनेस जो पहले डिनाई करते थे कि हम ऑनलाइन नहीं जाएंगे, वो बिजनेस अब ऑनलाइन अपने आप ही ट्रांसफर होने शुरू हो गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, ओवर द टॉप और बीओडी वीडियो ऑन डिमांड की हम बात करेंगे, शिफ्टिंग टू एचडी स्ट्रीमिंग, चाहे प्राइम वीडियो की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, यूट्यूब की बात करें, ये सारे के सारे जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंडविड्थ की हमारे पास यहाँ पे कमी है, तो इस वजह से ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो अपनी जो अपना कंटेंट है उसकी डिलीवरी की बैंडविड्थ को श्रिंक करके डिलीवर कर पा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो रही है, उसी तरीके से कि अलग अलग बच्चे अलग अलग क्लासों में पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म और अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सिक्योरिटी एंड सर्विलांस वाया ड्रोन्स, आप देख रहे हैं कि जो ड्रोन्स का रोल आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये जितने भी ड्रोन्स हैं ये सारे के सारे मैनुअली बाय रिमोट ऑपरेटेड ड्रोन्स हैं। लेकिन इसका जो अगला वर्जन है, जो रियलिटी में दुनिया में जो आगे काम करने वाला होगा, वो रोबोट्स विद एआई एंड रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग जो काम करने वाले हैं ड्रोन्स, उन ड्रोन्स का जो जमाना आएगा। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी एंड सर्विलांस उनकी बात कर रहा हूँ, जो अनमैन्ड ये सारा का सारा काम करेगा। फिर अनमैन्ड व्हीकल फॉर लॉजिस्टिक्स, जो अभी आज जो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से वहां माल लेके जाने में, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी एग्रीगेटर आएंगे, जैसे ओला उबर पैसेंजर मार्केट के अंदर है, उसी तरीके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एग्रीगेटर भी आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अनमैन्ड व्हीकल भी आएंगे, जो ऑटोमेटिक जो डिलीवरीज जो है वो हो पाए हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी एंड 5G, ये बहुत मेजर जो सेक्टर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड 5G का बहुत ही तगड़ा रिलेशन है। अगर आज हम कह रहे हैं कि बैंडविड्थ हमें श्रिंक करनी पड़ रही है, वो 5G ना होने की वजह से कर रही है। अगर 5G पूरे का पूरा डिप्लॉय हुआ होता तो आज हमें कोई नेट बैंडविड्थ को लेके या इन सारी चीजों को लेके इतनी कंस्ट्रेन नहीं फील करनी होती। IoT का नेट भी बढ़ेगा, और जो इसको अब पहले स्लो मोशन में ये सारी चीजें मूव हो रही थी, अब ये वास्ट तरीके से इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल सारी चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। फिर अप एंड अब सारी चीजों के ऊपर, सारी सब चीजों के ऊपर आएगा टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे लोग इस पे पहले से रिसर्च कर रहे हैं। पहले सैटेलाइट के थ्रू भी करने की कोशिश करी गई, सैटेलाइट एजुकेशन की भी, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वाली चीजों की बात करें, उसी तरह टेलीमेडिसिन को भी सैटेलाइट के थ्रू करने की कोशिश करी, लेकिन ऑपरेशनल बहुत कॉस्ट उनकी आती थी और उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगती थी, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। लेकिन ये 5G के थ्रू, IoT के थ्रू जो टेलीमेडिसिन है, ये बहुत आसान हो जाएगा। टेलीमेडिसिन को लेके और ड्रोन्स को लेके मैं लास्ट में PPT के बाद आपको मैं अपने ही जो हम अपने प्रोजेक्ट्स जो आगे अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो हम करने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे जब पूरा प्रेजेंटेशन हमारा खत्म। ये तो हो गई जो डिमांड और जो सेक्टर के अंदर बड़े लेवल पे चेंजेस आने वाले हैं। तो सोल्यूशंस क्या है इसके, और हम क्या कर रहे हैं उन सोल्यूशंस के लिए, इस खूबसूरत बात को देखना है, क्योंकि आप पहले से ही बिन बिन सिचुएशन के अंदर हैं, आप अभी से ही बिन बिन सिचुएशन के अंदर हैं। वो सोल्यूशन क्या है, चाहिए क्या, मोर इंफ्रा चाहिए सर, डाटा सेंटर, एज डाटा सेंटर एंड स्टोरेज की जरूरत पड़ने वाली है। आपकी कंपनी ऑलरेडी इसी काम के अंदर काम कर रही है। बेटर बैंडविड्थ कंप्रेशन चाहिए होंगे, जो बैंडविड्थ को ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस करके ट्रैवल कराया जाए ताकि कम बैंडविड्थ में भी ज्यादा काम हो सके। फिर उसमें मोर सिक्योर पैकेट लेवल इंक्रिप्शन, जो डाटा ऑनलाइन ट्रैवल करेगा उस डाटा को हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करानी होगी। तो ये इस प्रोजेक्ट पे भी कंपनी आपकी पहले से काम कर रही है। हब एंड स्पोक का मास्टर एंड एज डाटा सेंटर का जो मॉडल है, दैट रिड्यूस लेटेंसी एंड इंक्रीज सिक्योरिटी।
ये जो एज और हब का जो जो कंसेप्ट है, जो मेन डाटा सेंटर का और एज डाटा सेंटर का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट अपने आप में कुछ भी एक्स्ट्रा कोई चीज डिप्लॉय करे बिना भी आपकी सिक्योरिटी को एनहेंस करता है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो कम एक्सपोजर में जाता है। तो जब कम एक्सपोजर में जाएगा तो उसको अटैक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसके बाद डेंस नेटवर्क ऑफ एज डाटा सेंटर्स, और जितने एज डाटा सेंटर हम बढ़ाएंगे, जिस तरीके से 5G का नेटवर्क आएगा, IoT बढ़ेगी, उसी तरीके से ये जो एफिशिएंसी है, ये सारी चीजें काम करेंगी। ये जो सॉल्यूशंस हैं, जो मेजर सॉल्यूशंस हैं जो इसमें यहाँ पे हमने बताए हुए हैं, इन सारे के सारे सॉल्यूशंस पे आपकी कंपनी ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुकी है, ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये विन विन सिचुएशन है इस सिस्टम को लेके। ये जो बीच में 3 पेज आए थे, ये कोविड-19 का इफेक्ट है, कोरोना का इफेक्ट था, लेकिन ये फिर इसको वापस जोड़ें तो वही उसके इंफ्रा के बाद ये पेज हमारा आता था, जिसको हम बोलते हैं मार्केट साइज ओवर $300 बिलियन बाय 2022, जो मार्केट रिपोर्ट्स के हिसाब से। लेकिन अब इसके नीचे क्या है, इसमें एक इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसमें बीच में एक वेब मार्क लगा हुआ है। तो ये जो बीच में मार्क इसके आ रहा है, वाटर मार्क आ रहा है, तो वाटर मार्क क्या कह रहा है? प्री कोरोना एस्टिमेट्स, कि जब तक कोरोना का इफेक्ट नहीं आया था, कोरोना के बारे में नहीं जानते थे, ये तब की रिपोर्ट्स हैं जब नॉर्मल दुनिया काम कर रही थी। उस तरीके से सारी की सारी रिपोर्ट्स काम कर रही थी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट को लेके। तो इस रिपोर्ट को अगर हम माने कि जिस तरीके से हमने बोला कि इतने सारे इफेक्ट होने वाले हैं, इतनी सारी चीजें होने वाली हैं, तो ये रिपोर्ट के अंदर जो भी चीजें आई हैं, ये जो एस्टिमेट्स हैं, जब कई गुना बढ़ जाएंगे, डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं दोबारा से आएंगी, जब ये मार्केट स्टेबल हो जाएगी तो रिपोर्ट्स बड़ी हुई आपको मिलेंगी। लेकिन फिर भी पुरानी दुनिया में क्या हो रहा था, किस एंगल से हम पढ़ रहे थे, आपको लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़नी है, जिसका पहला पेज आपने फ्रंट पे देखा है, उसकी जो लिंक है वो दिया हुआ, क्लिक फॉर न्यू रिपोर्ट नेस्कम 2018-19 की जो रिपोर्ट है वो आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। उसके अंदर अगले 5 से 10 साल का पूरा प्रॉपर प्रोजेक्शन दिया हुआ है। ये जो प्रेजेंटेशन है, जिन्होंने आपको इनविटेशन भेजा है, उसी इनविटेशन के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है, पीपीटी का, क्लिक फॉर पीपीटी, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है और इसके अंदर बहुत सारे लिंक हैं स्टडी करने के लिए, इस सेक्टर को लेके भी, बाकी चीजों को लेके। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, जितनी बातें हम आज से पहले कर रहे थे, ये बातें अपने आप में डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम ये होके आपको मिलने वाली हैं। आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, और ये जो स्टडी प्रोवाइडर्स हैं इनके ऊपर भी हम रिलाय कर सकते हैं इस चीज को लेके। अब बात करते हैं जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लाउड ड्राइव समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनल वो प्रोडक्ट क्या है जिसको हम बाय करेंगे, जो एसएलबी में जाएगा, सेल एंड लीज बैक में जाएगा। ये वो सर्वर है जो आपको दिया जाता है, ये जो बेचा जाता है, ये प्री रेंटेड सर्वर है, ये पहले से ही किराए पे चढ़ रहा है, इसको कोई यूज कर रहा है, इसका रेवेन्यू आ रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मेरे को बेचोगे फिर आप किसी और को दोगे, तो ये क्या बात हुई? आप सीधे ही उसको दे दो जिसको देना है। तो इस बात को, ऑनरशिप को और रेंट को और रेवेन्यू को जो बड़े तरीके से समझने की जरूरत है। जैसे प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी तरीके से ये प्री रेंटेड सर्वर्स हैं, जो सर्वर है ऑलरेडी, इसकी ऑनरशिप अभी कंपनी की है। जब आप इसको बाय करेंगे तो ऑनरशिप आपकी हो जाएगी, कंपनी के पास उतनी वैल्यू आ जाएगी, उतनी वैल्यू का कंपनी दूसरा सर्वर ले आएगी, उसको भी फिर किराए पे चढ़ाया जाएगा तीसरे बंदे को। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ऑफ कंपनी, जब हमारा बिजनेस मॉडल है। तो ये जो सर्वर है, इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस पे हम बात कर लेते हैं। बैकअप एंड सिंक सर्विस हम जिसको हम बोल रहे हैं, जो इसके थ्रू हम रन कर रहे हैं, आपको एपीआई और रॉ S3 स्टोरेज भी यहाँ पे मिलती है अगर आप यूज करना चाहें। उसके बाद अवर सर्वर्स आर सेगमेंटेड इनटू 1 पार्टिकल टू 120 पार्टिकल्स। हमने ये पूरा एक, जो अगर सर्वर आपको खरीदना है तो इस सर्वर की जो कॉस्ट है, जिसके अंदर बेस प्राइस है, ऑपरेशन है, कॉस्ट आप नीचे उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मैन पावर, हर चीज की कॉस्टिंग लगा के इसका एक प्रॉपर 10 साल की कॉस्टिंग तैयार करी गई है। फिर उसके ऊपर टैक्सेशन है, पूरी सारी चीजों को मिला के जो आपको ये कॉस्ट पड़ती है, वो पड़ती है लास्ट में 35,40,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन 35,40,000 लगाने वाले कितने लोग हैं हमारे सामने जो इस प्रोडक्ट को ले लेंगे? वो अभी से जो बिल्कुल ही नए लोग हैं कहते होंगे छोड़ो, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, हमारी पॉकेट से बाहर है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये इस प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाने के लिए इसके ऊपर फर्दर काम किया है, जिसको हम इनोवेशन और अलग अलग तरह के नाम दे सकते हैं इसको। इस प्रोडक्ट को फर्दर सेगमेंटेड में बांटा गया है कि आप 120 पार्टिकल का 35,40,000 रुपए है, आप एक सिंगल पार्टिकल की ओनरशिप लेके भी इस बड़ी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एक सिंगल पार्टिकल की ओनरशिप भी खरीदी जा सकती है, जो सिर्फ 29,500 की है, इंक्लूडिंग जीएसटी, 25,000 प्लस जीएसटी।
प्लस टैक्सेस हम बोलेंगे, तो 25,000 तो कोई भी खर्च सकता है सर। कम से कम 60 से 70% लोग हैं इस देश के कि कोई भी इस प्रोजेक्ट और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आ सकता है। और इस प्रोडक्ट की जो एज है वो कंपनी की तरफ से जो इसकी जो गारंटी आती है वो 7 साल की होती है। फिर इसको मशीन को निकाला जाता है, रिफर्बिश किया जाता है, रिफर्बिश करके 3 से 3.5 साल फिर चल जाती है ये मशीन। तो एवरेज इसकी जो एज लगाई गई है वो 10 साल इसकी एज हम आपको इसमें कमिट करते हैं, आपको पेपर्स पे लिख के देते हैं कि 10 साल की हमारी तरफ से इसकी गारंटी है कि ये मशीन जो आपकी काम करेगी। उसमें कोई चेंजेस की जरूरत पड़े, उसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत पड़े, कोई कंपोनेंट की रिपेयर की जरूरत पड़े, दैट विल टेकन केयर बाय अस। हम आपको उसका एसएलए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, वो सब प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो ये वो प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को उस एआस के अंदर और उस डाटा सेंटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। दिस इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डाटा सेंटर्स के अंदर होती हैं, तब जाके वो डाटा सेंटर चलता है। लेकिन आपको जो है इस प्रोडक्ट की ऑनरशिप दी जाती है। अब बात करते हैं कि ये जितनी भी बात अभी तक हमने करी है, किस लोगों को समझ में आया, जो जानते हैं उनको पहले से पता है, लेकिन बिल्कुल नए बंदे को ये लग रहा है यार कौन सी दुनिया की बात हो रही है, ये जो आप कह रहे हो ये कहाँ बिकता है ये माल, या ऐसा बताओ कि कोई दूसरा बंदा है दुनिया में जो तुम्हारे जैसा काम कर रहा हो। तो ये सर मेजर लिस्ट ऑफ मेजर प्लेयर्स इन द मार्केट, उनकी लिस्ट सामने है। अगर उनका नाम लेंगे तो सबके कान को हाथ लग ही जाएंगे। जब ऐसे हम अमेजोन वेब सर्विसेज बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अजूर बोलेंगे, गूगल गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बोलेंगे, ये 3 का नाम ले दिया तो दुनिया सर हो जाती है। बाकी सारों का नाम हमने यहाँ पे लिखा है। जो लोग टेक्निकली आईटी उन सब चीजों को जानते हैं वो सारी कंपनियों का नाम जानते होंगे जहाँ पे जो लिखी हुई हैं। जो कॉमन मैन है, जो ले मैन है, बिल्कुल ही उनको मैं सिर्फ तीनों कंपनियों के हिसाब से ही बात करूंगा। अमेजोन को सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को सब जानते हैं, गूगल को सब जानते हैं, लेकिन जिस काम के लिए ले मैन इनको जानता है जहां पे उनका नाम उस काम के लिए नहीं लिखा हुआ है। अमेजोन हम जानते हैं ऑनलाइन जो सेल्स और ये पोर्टल है, अमेजोन मार्केट प्लेस है ई कॉमर्स का, लेकिन यहाँ पे इसका नाम लिखा है AWS के लिए, अमेजोन वेब सर्विसेज हम इसको बोलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डाटा सेंटर्स और वेब सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी। अमेज करने वाली बात है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का नाम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नाम लिखा है माइक्रोसॉफ्ट अजूर की वजह से। अजूर क्लाउड प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ पे वो स्टोरेज और वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। गूगल का भी, गूगल तो यह है कि आज की डेट में लोग कहते हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गूगल देव से पूछ लो। आप मेरी भी बहुत सारी बातों को बाद में गूगल ही करने वाले हैं। गूगल वो नाम है जिसने सर्च शब्द को ही अपने आप पे रिप्लेस कर लिया। अब हम सर्च नहीं कहते, कहते गूगल कर लो। तो गूगल यहाँ पे सर्च इंजन के लिए नहीं लिखा हुआ, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए लिखा हुआ कि ये भी क्लाउड के अंदर काम कर रही है। उसके बाद एक कंपनी है डिजिटल रियलिटी, रियल एस्टेट आईटी का जो ट्रस्ट है, ये अमेरिका की कंपनी है। 300 से 400 इनके जो पूरे वर्ल्ड वाइड डाटा सेंटर्स हैं, चाहे वो ऊपर की 3 कंपनियां या नीचे की 12 कंपनियां हैं। मैक्सिमम कंपनियों की जो फाइनल डिलीवरी होती है, चाहे आप अमेजोन की सर्विस ले रहे हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ले रहे हो, चाहे आप गूगल क्लाउड की सर्विस ले रहे हो, चाहे आप माई क्लाउड पार्टिकल की सर्विस ले रहे हो, आपको जो फाइनल डिलीवरी है एशिया के अंदर जो पोर्ट है वो डिजिटल रियलिटी के पोर्ट जो है उनका पॉप सिंगापुर में है। जब दुनिया के साथ जुड़ते हैं तो डिजिटल रियलिटी इन सब चीजों को जोड़ती है हमारे सिस्टम को। ये कंपनी है जो फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करती है, जो डीसी डाटा सेंटर्स के अंदर। डिजिटल रियलिटी नाम याद रखिएगा, इसको स्टडी करिएगा इसको लेके, क्योंकि हम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। हमारी कंपनी इसी तरीके से आगे बढ़ रही है, इस सिस्टम को काम को कर रही है। तो इस पूरे पूरे पैटर्न के अंदर 2 कंपनियों के नाम जो आपने पहली बार कुछ लोग सुन रहे हैं, जो जानते हैं उनको पता ही है कि ये जो जो सबसे नीचे लिखे हुए 2 स्टार नाम है वो है, एक है क्लाउड पार्टिकल जो ये बनाती है, क्रिएटिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन SLB, सेल एंड लीज बैक मॉडल में जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करती है। ये जो प्रेजेंटेशन हो रही है, ये जो हम बात कर रहे हैं आपस में, वो सारे के सारे इस कंपनी के लिए और इस डाटा सेंटर को बनाने के लिए बात कर रहे हैं पूरी। दूसरी कंपनी है प्राइम क्लाउड नेट लीजिंग एंड रिटेल, जो मार्केट में उस माल को बेचती है जहां से रेवेन्यू आता है। जो सर्वर प्री रेंटेड है वो प्राइम क्लाउड नेट के थ्रू प्री रेंटेड है, इन्होंने वो मार्केट में इनके क्लाउड्स को बेच रखे हैं, हमारे पास पैसा इनसे आता है। तो ये इस सेक्टर के अंदर ऐसे हम काम कर रहे हैं, ये मार्केट के अंदर प्लेयर्स हैं। इसी तरीके से लोग आपको भी फ्यूचर के अंदर जानेंगे। अब इतनी सारी बातें हमने बोल दी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको दिखा दी हैं, तो थोड़ा सा रियल लाइफ का लिंक भी होना चाहिए कि असली जिंदगी में हो क्या रहा है इन सारी चीजों को लेके। हमने तो बहुत सारा हा हुला कर लिया, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत जोर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ सर इस सेक्टर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, कोरोना। लेकिन प्री कोरोना हम आपको एक चीज बताते हैं, ये भी कोरोना से पहले के ही इफेक्ट्स हैं। मार्केट मूव्स इन प्रेस, आप मीडिया के अंदर आप इन सारी चीजों को देख सकते हो, इनके लिंक हमने यहाँ पे दे रखे हैं इसके अंदर।
जो ग्रोथ के फैक्ट्स हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हो रहा है मार्केट के अंदर, कौन कर रहा है? अरे कोई अनजान आदमी नहीं कर रहा है भाई, इसको जो करने वाले लोग हैं वो हैं रिलायंस के, RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी साहब ने अपनी एजीएम में बोला, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बोला कि हम अपने क्लाउड डाटा सेंटर खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करके। हीरा नदानी ने इन्वेस्ट किया 15,000 करोड़ रुपए और उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म, ये बहुत पुराना यहाँ पे लिंक लगा, उनका प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है। आप jota.com YOTTA jota.com आप खोलेंगे तो हीरा नदानी का प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो अदानी ने भी मेगा डाटा सेंटर जो डाटा पार्क्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और अदानी और रिलायंस तो आपस में होड़ में लग गए हैं कि देखते हैं भी कौन ज्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्यों भाई ये इस पूरे सेक्टर के अंदर क्यों आ रहे हैं? देखिए ये सारी की सारी कंपनियां ट्रेडिशनल बिजनेसेस में हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस हम पहले कितने सालों से 40-50 सालों से ये कंपनियां काम करती आ रही हैं। तो ये कंपनियां और इनके जो इनोवेटर्स हैं, इनके जो लीडर्स हैं, जो इनको कंपनियों को चलाने वाले हैं, वो विजनरी लीडर्स हैं। वो हमेशा उस सेक्टर को देखते रहते हैं कि कौन सा नया सेक्टर आ रहा है, किस सेक्टर के अंदर मुझे ग्रो करना है। तो वो सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए इन्होंने अपने बिजनेसेस को डिवर्सिफाई किया है उस सेक्टर के अंदर जो फ्यूचर में जाके राज करेगा पूरी दुनिया के ऊपर। तो ये रियल लाइफ जो आपकी एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ जो चीजें हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी के अंदर सबसे नीचे जो त्रिमूर्ति के साथ में लिखा है ऑल अबाउट इंडियाज डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। पीपीटी का लिंक आपके पास है, ऑनलाइन जाके अपनी स्टडी करें। स्टडी करने के बाद अपनी रिजल्ट जो है वो आप अपना डिसीजन अपने लेवल पे बना सकते हैं। अगर आप इतने कैपेबल हैं, इतने सक्षम हैं कि इस सेक्टर में अपना कोई वेंचर कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं कि दिस इज द सेक्टर वेयर आप, अगर आप 100, 200, 500 करोड़ रुपए लगा के काम करना चाहते हैं, कूद जाइए, आपको राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं रियल ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर नेक्स्ट डिकेड। अगले 10 साल तक असली जो पुश है मार्केट के अंदर वो क्या है, किस तरीके से ये जो सेक्टर है, जो मार्केट है, वो कैसे ग्रो करेगी। आप देख पा रहे हैं क्लाउड, डीसी, डाटा सेंटर, आईओटी सेक्टर ग्रोथ ड्राइवर्स की हम बात करें तो इसमें अगर हम कहें कि लोग प्राइसिंग और आपकी जो अलग कोई पता नहीं किस लेवल पे डिसीजन लिया जाएगा, तो वो अनसर्टेनिटी है जो 1% है सर, सिर्फ 1%। और अगर हम बात करें कि आपके पास बहुत स्पेशल प्रोडक्ट हैं, बहुत स्पेशल चीजें हैं कि सिर्फ आप ही के साथ जाना चाहिए, तो उसकी जो संभावना है वो 9% है, सिर्फ 9%। अगर आप बहुत बड़ा कोई यूनिक चीज लेके आते हैं तो 9% जो सेक्टर है वो आपके साथ जाएगा। और 90% जो सेक्टर है वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलेगा। अगर आपके पास आपका माल है तो आपके माल बिकने के चांसेस 90% है। बाकी जो चीजें हैं वो आपको सोने पे सुहागे वाली बात आती है। आपके पास माल भी है, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर भी आप फिट होते हो, और आपके पास यूएसपी भी है, तो आप मार्केट 99% मार्केट के अंदर आपकी जो उपस्थिति बनती है। तो आपके साथ खूबसूरत क्या है, बिन बिन क्या है, आप अपनी मुट्ठियां ऐसे भींच लीजिए और वो कहते हैं, वो कहिए कि आप डिमांड एंड सप्लाई के अंदर भी सबके साथ काउंटर कर रहे हैं। और हम जो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो 90% वाला जो सेक्टर है हम इसको मेजर टारगेट करके इसके अंदर चल रहे हैं। लेकिन बचा हुआ 9% भी आपके लिए बिन बिन सिचुएशन में है। उसको कैसे है, बाय एमसीपी, वैल्यू एडिशन एंड यूएसपी क्या है आपकी। ये 90% तो हम अपना माल बनाएंगे, बेचेंगे, उसी से हमारी मार्केट कवर हो जाती है। लेकिन बची हुई 9% जो मार्केट है उसको हम इससे नहीं छोड़ने वाले। ये एक ऐसा टूल है आपके पास जो यूएसपी आपकी जो डिसाइड करता है। अब ये फिर वही बात है कि ये बहुत डीप टेक्नोलॉजी की बात है, इसको समझने के लिए बहुत डीप टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहाँ वो सब लोग होने चाहिए जो उसको समझे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझा पाए कि ये है क्या। दुनिया के अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है, जब हम आज ऑनलाइन हो रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो बहुत सारी आप न्यूज पढ़ रहे हैं कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो बहुत सारे इसके अंदर चल रहे हैं। आज हम किसी की मदद करना चाह रहे हैं कोरोना, उसके अंदर मैं किसी को फंड देना चाह रहा हूँ, बहुत सारे फर्जी फंड्स क्रिएट हो गए हैं, बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स क्रिएट हो गए हैं। लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि किसको पैसा भेजें, किसको नहीं भेजें। अभी एक राजस्थान की मेरे पास एक न्यूज कहीं से आई थी जिसमें 12-13 करोड़ रुपए लोगों ने ऐसी फेक अकाउंट्स बना के उसमें लोगों ने डोनेशन वोनेशन ले लिया। तो इस तरह एक स्टेट के स्कैम की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन जो चीजें हैं इनकी सिक्योरिटी सबसे अटमोस्ट है। और ये सेक्टर, इसको हम क्या कहेंगे, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी इस सेक्टर का नाम है। ये सेक्टर पूरी दुनिया में अभी अपनी इन्फेंट स्टेज में है। इन्फेंट मतलब बचपने में।
अभी पूरी दुनिया ही इसको लेके पूरी अभी सीरियस नहीं हुई है, लेकिन पोस्ट कोरोना, ये कोरोना के इफेक्ट के बाद सारे लोगों का 100% जो फोकस है वो इसी पे शिफ्ट हो जाएगा कि अगर मेरे को ऑनलाइन सर्विसेज बेचनी है, मेरे को ऑनलाइन कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले मुझे ये इंश्योर करना होगा कि मेरा जो डाटा है, जो डाटा प्रोटेक्शन है, मेरे क्लाइंट्स की जो प्राइवेसी है, वो मेरे यहाँ पे अटमोस्ट है। हमारे अभी सुबह सुबह मेरे पास एक न्यूज आई थी, जो हम अभी आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड कर रहे हैं, उसके अंदर लेके भी कई सारी चीजों के ऊपर प्राइवेसी कंसर्न जो है वो रेज किए गए हैं। एक हमारे यहाँ पे इंटरनेट फ्रीडम करके कोई फाउंडेशन है हमारे देश की, उन्होंने कोई कई सारी चीजों पे सुजेशन दिए हैं कि उसमें प्राइवेसी इश्यूज हैं, जो हम आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे आगे इस तरह के एवेल्युएशन आएंगी कि आपको वार्न करेंगी कि भैया अपना जो डाटा है इस डाटा सेंटर के साथ या इस कंपनी के साथ मत रखिए। ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे। कैसे कैसे इंसिडेंट होंगे? ऐसे इंसिडेंट होंगे जैसे गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई को यूएस सेनेट में बुला लिया गया इसी डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्राइवेसी को लेके। अब उसके पीछे का मैटर क्या है? वो एक लीगल सब्जेक्ट है, वो पब्लिक फॉर्म में आई हुई चीज है, तो हम यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं। तो पब्लिक जो है, लोग जो है, वो किसी को भी पूछ सकते हैं आप मेरी डाटा प्राइवेसी के लिए क्या कर रहे हैं, कहीं आप मेरे डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा डाटा, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरी प्रॉपर्टी है, उसके साथ कोई दूसरा बंदा खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये बहुत बहुत ही जरूरी चीज है। तो यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी को मेजर रखते हुए हम एक चीज पे काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो हम डाटा जो हमारे सिस्टम में जो रहेगा, जो बैकअप सिंक सर्विसेज जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो जो डाटा है वो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के साथ सिक्योर किया जाएगा। वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में, जिसको हम कहेंगे डी इंक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग जब कई सारी बातें ये बोल दी जाती हैं कि सर जी हमारी जो जो हमारा सिस्टम है हैक नहीं होता। इस बात को मैं आपको सिंपल लेमैन की भाषा में फिर समझाना पाऊंगा कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हैकिंग एंड इंक्रिप्शन दो अलग अलग काम है। कभी भी हैकिंग और डाटा प्रोटेक्शन को आपस में मर्ज करके किसी को समझाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हल्की सी भी टेक्नोलॉजी जानने वाला बंदा ये जानता है कि हैकिंग कभी भी रुक नहीं सकती और हैकिंग प्रूफ कोई भी चीज बन नहीं सकती। सिर्फ ये हो सकता है कि हैकिंग को रिवर्स कितने सेकंड में, मिली सेकंड में किया जा सकता है। अटैक को पहले ही फेज में रोका जा सकता है, जहां आपकी हैकिंग 2 घंटे, 4 घंटे, 1 सेकंड, मिली सेकंड, जहां इमीडिएट रिवर्स हो सकती है। लेकिन हैकिंग का अटैक, नोबडी कैन स्टॉप दिस। तो हैकिंग और प्रोटेक्शन में फर्क क्या है, मैं आपको एक लेमैन की भाषा में समझाता हूं। हैकिंग होता है कहीं पे चले जाना। आप मान लीजिए कोई कोई बैंक रॉबरी के लिए बैंक में जाता है। बैंक के गेट तक पहुंचने से कोई कभी किसी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तब तक किसी की इंटेंशन किसी को पता ही नहीं है कि वो उस बैंक के अंदर खाता धारक है या कहीं और का रहने वाला, बैंक से पैसा ट्रांसफर करने आया कुछ में। तो उसके गेट में भी जा सकता है, बैंक के अंदर भी जा सकता है। लेकिन उसके बाद की जो बात है, उसके बाद की बात यह है कि वो बैंक के अंदर जाने का मतलब यह है, अब उस बैंक के अंदर जाने से कब रोका जा सकता है कि उस बैंक के अंदर कोई भी ना जाए, ना उस बैंक का स्टाफ जाए, ना कोई और जाए। उस बैंक के अंदर दरवाजा ही ना हो जाए, उस दरवाजे पे हमेशा के लिए ताला लगा दिया तो फिर भी खोला जा सकता, तोड़ा जा सकता। लेकिन किसी भी बिल्डिंग जिसके अंदर दरवाजा नहीं है अंदर जाने का, कोई अंदर नहीं जा सकता, उसमें तो हैकिंग नहीं हो सकती, उसमें दूसरा भी नहीं जा सकता। जहां पे ये प्रोविजन है कि दरवाजा है और उस पर ताला लगा हुआ है, तो वो ताला खोलने की चाबी बनाई जा सकती है, उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी जा सकता है। दिस इज हैकिंग। हैकिंग का मकसद क्या है? किसी भी बिल्डिंग में, वेबसाइट पे, किसी भी चीज में घुसने के बाद वहां पे जो भी अटैकर है वो क्या करने आया है? वो करने आया है डाटा चोरी। जो वहां पे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको चोरी करना है, वो चोरी करके मेरे को उठा के ले जाना है। उठा के लेके जाने के बाद उसमें से वो डाटा निकालना है, उस डाटा को मार्केट में बेचना है या अपने लिए यूटिलाइज करना है। वो प्रोसेस स्टार्ट होता है इंक्रिप्शन और डी इंक्रिप्शन का। अगर वो डाटा इंक्रिप्टेड है हमारे वाली टेक्नोलॉजी पे, तो उसको उठा के लेके जाना भी उसके लिए गार्बेज है, उसको डी इंक्रिप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है, जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को डी इंक्रिप्ट करने के लिए जो पावर, जो कंप्यूटिंग पावर और वो चीजें चाहिए, वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जहां उसका जो एल्गोरिदम है उस लेवल का है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अभी तो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो भी ऐसे खालाजी का बाड़ा नहीं है कि कोई भी उसको तोड़ ले। RSA 2048 जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं, उसको भी ब्रेक करना किसी आम हैकर के या आम डी इंक्रिप्ट करने वाले टेक्नोलॉजी वाले बंदे के बस का काम नहीं है। अभी पूरी दुनिया उसी पे चल रही है, हर दुनिया का डिफेंस सिस्टम उसी पे चल रहा है। तो ये फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं क्वांटम कंप्यूटर के अगेंस्ट, जो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से काम करता है। जो आज की डेट में सुपर कंप्यूटर दुनिया में काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट अभी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है वो काफी है। वो उनको सारी सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए उसको 50 साल लगेंगे। अगर आज की जो सिक्योरिटी है वो फ्यूचर के कंप्यूटर को दे दी जाए, जो क्वांटम कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, जिसको डी वेव नाम की कंपनी कह रही है कि मैंने
2000 क्यूबिट्स का मैंने लॉन्च कर दिया, उसकी कमर्शियल इंप्लीमेंटेशन है, कैनेडियन कंपनी है। फिर इंटेल उस पर काम कर रहा है, IBM काम कर रहा है, अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं। गूगल ने अभी क्वांटम उस पर चिप की बात करी थी कि हमने कर लिया, लेकिन वो तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये सारी चीजें जो है कंट्राडिक्टरी हैं, कोई रिजल्ट उसका अभी प्रॉपर सामने नहीं आया। लेकिन अगर उन मशीनों को एक्चुअल में हम बोलें कि ये जो आज की सिक्योरिटी है इसको तोड़ने के लिए बोले, तो हार्डली जो आप मान के चलिए 1 मिनट से लेकर 12 मिनट के अंदर दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी वो जो मशीनें हैं वो तोड़ने के लिए सक्षम है। तो जब वो मशीनें वो सारी चीजें मार्केट में आ जाती हैं, तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये उन मशीनों को भी अगेंस्ट उतनी ही सिक्योर है जितनी आज के सिस्टम के मुकाबले में आज की सिक्योरिटी। अब ये बात हमने ऐसे बात कर ली है, सिंपल बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई आपके जानने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उनको स्टडी करने के लिए हमारा जो लिंक दे सकते हैं, उसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर फॉर डाटा सिक्योरिटी चैलेंज। आप अपने इस डाटा को समझने के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इस लिंक पे जाके उन फाइलों को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डी इंक्रिप्ट करने के लिए जो टूल अवेलेबल है मार्केट में उसको यूज करके देख सकते हैं। अगर आप ये सारा कुछ करते हुए इस सिस्टम में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारी तरफ से एक छोटा सा मॉनेटरी आपको बेनिफिट पास किया जाएगा। जो हमने शुरू किया था 2014 से लेके 10 लाख रुपए से हम शुरू हुए थे, 10 लाख हुआ, 25 लाख हुआ, 50 लाख हुआ, 1 करोड़ हुआ। 2020 31 दिसंबर 2019 तक 1 करोड़ था। 1 जनवरी 2020 से हमने ये जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो 10 करोड़ कर दिया है। उसका प्रोसीजर बिल्कुल लास्ट में नीचे लिखा हुआ है कि कैसे करना है। ये जो लिंक आपको दिया हुआ है ये होमवर्क के लिए है, आप घर में अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जब आपको समझ आया कि मैं कर सकता हूँ, तो नीचे प्रोसेस दिया हुआ, उस प्रोसेस के थ्रू आप अपना क्लेम डाल सकते हैं। हमारे पास आना है, उसको डी इंक्रिप्ट करके दिखाना है और उसके बाद आपको अपना बेनिफिट ले जाना है। अब ये जो बात मैंने सिर्फ आपको स्टडी करने के लिए नहीं बोला है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग जो रिसर्च पे काम करते हैं। तो 2000 प्लस से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को हमने अपनी ये रिसर्च और ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर किए हैं, उनको ये चैलेंजेस भेजे हैं। और उसके अलावा बहुत सारे एथिकल हैकिंग के जो प्रोग्राम है, जो एथिकल हैकिंग मैराथन्स होती हैं, उसके अंदर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा हमारे जो 1 to 1 चैलेंजेस हैं वो आते रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको भी हम ये चैलेंज देते हैं। ये है एक पार्ट उसी सिक्योरिटी का। दूसरा पार्ट है मिनिमाइज्ड बैंडविड्थ कॉस्ट। ये जो बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ जो मैंने अभी बोला था कि नेटफ्लिक्स ने कम कर दिया, आपका यूट्यूब ने कम कर दिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट जो है वो पहुंचा पाए। तो हमारे यहाँ पे जो भी कंपनी इन सर्वर को यूज करेगी, उनका जो बैंडविड्थ कॉस्ट है वो 80% लो हो जाएगी। कोई भी कंपनी जो बैंडविड्थ के लिए जो अपना पैसा जो खर्च रही है, अगर 1 महीने का बिल उसका 1 लाख रुपए का है, तो उसका बिल जो है वो सिर्फ 20,000 रुपए का रह जाएगा, उतना ही काम करने पे जितना काम वो किसी थर्ड पार्टी के साथ कर रही है। तो ये बेसिक्स हैं। मैं ज्यादा डिटेल में सिक्योरिटी को लेकर नहीं जाऊंगा, तो बहुत बोरियत होनी शुरू हो जाएगी जिनको भी इसके ऊपर और अलग से स्टडी करनी हो। लेकिन इस पूरे प्रोडक्ट का जो पार्ट है, इस पार्ट का जो मार्केट में जो अगर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो इसके अंदर वैल्यू एडिशन है वो सिर्फ 9% वाला हिस्सा है, जिसके लिए इतना लंबा चौड़ा हम सारी बात कर रहे हैं। और 90% जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर खेला जाना है, 1% है जो अनसर्टेन है कि वो किस साइड में जाने वाले हैं। तो इस बात को सीरियस लेना है कि हमारा ये 9% और 90% मिला के हम 99% जो मार्केट के अंदर मार्केटिंग हो रही है उसके अंदर उपस्थित रहते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब आते हैं उस प्रोडक्ट के पार्ट के ऊपर के ये जो हम पैसा ले रहे हैं और दे रहे हैं, जो प्री रेंटेड सर्वर्स का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अंडरस्टैंड द सेल एंड लीज बैक मॉडल। अब इस बात को समझना है सर, क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल है ये हमने डेवलप नहीं किया है, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है। बड़े बड़े जो शिपिंग लाइन की कंपनियां हैं, वो बड़ी रियल एस्टेट की कंपनियां, वो एयरलाइंस तक जो है वो इसको यूज कर रही हैं। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दी हुई है आपको, वो भी इंडिगो एयरलाइन का ही एक डील की एग्जांपल दी हुई है। तो उसमें सिंपल सा बात ये होती है कि एक किया क्यों जाता है। देखिए, फंड और फाइनेंस रेज करने के बहुत सारे तरीके हैं दुनिया के अंदर। एशियंट वर्ल्ड से जो दुनिया जब से बनी है तब से ये पैसा लेना देना, ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। अलग अलग तरह के सेक्टर हैं, अलग तरह की चीजें हैं। तो इस बिजनेस मॉडल को बोला जाता है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। तो अब फ्यूचर में सारी की सारी कंपनियां एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के साथ ही चलने वाली हैं, जिसके अंदर एसेट ओनर्स बहुत सारे होंगे, कंपनियों के पास बिजनेस मॉडल होंगे, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल होंगे, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसा कमाएंगे। और इसका एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो अभी एसेट लाइट मॉडल के लिए एक बड़ी डील हुई है, वो है रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो ने अपना पूरे का पूरा जो एसेट है वो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कैनेडियन कंपनी, उसको बेच दिया। और उसके बाद वो वही वैसे का वैसे ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहा है, लेकिन वो बैक एंड पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेच दिया है। तो उसको बोलते हैं एसेट लाइट मॉडल। और दूसरा एसेट लाइट मॉडल की हम बात करें, जैसे इंडिगो की एग्जाम्पल लें हम, जैसे वो एरोप्लेन्स हैं, वो सारी चीजें हैं,
बहुत सारे लोग इसमें ये कंफ्यूज रहते हैं कि हमने आपको सामान दिया, पैसा दिया है तो उसके बदले में आपने हमें डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन ये सामान तो हम घर नहीं लेके जा रहे हैं। हमने गाड़ी खरीदी थी, घर ले गए, फोन खरीदा था, घर ले गए, बाकी सारी चीजें खरीदी तो घर चली गई। ये तो आपने हमें पैसे ले लिए, हमें एक डॉक्यूमेंट पेपर भेज दिया, लेकिन ये सामान तो हमारे घर नहीं आया। तो सर इसीलिए हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो आपको एयरलाइन की, एक जहाज की एग्जांपल दी है, क्योंकि वो एक बिल्कुल सिचुएशन मैच करता है। सर अगर आप जहाज खरीद लेते हैं, कोई भी पर्सन अपने लिए एरोप्लेन खरीदता है, तो एरोप्लेन खरीदने के बाद उसके पास उसकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट ही होंगे। एरोप्लेन उसके घर कभी नहीं आएगा। एरोप्लेन कहाँ पे रहेगा? एयरपोर्ट पे रहेगा, जहाँ पे उस पर चलने के लिए प्रॉपर उसका सिस्टम बना हुआ, उसकी रेगुलेटरी है, उसकी सिक्योरिटी है और उसका सिस्टम है। उसी तरीके ये जो सर्वर्स हैं, जिसको आप खरीदेंगे, इसके डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये सर्वर जो है वो उनके लिए बेटर इन्वायरमेंट और उनका सिस्टम जो बना हुआ चलने के लिए, वो डाटा सेंटर के अंदर बना हुआ है, वो वहीं पे रह के अपनी सर्विसेज डिलीवर करते हैं सारे के सारे। तो ये इसलिए इस तरीके से इसको कोरिलेट करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें कंपनी जो है वो डेट फ्री रहती है, एसेट पार्टनर्स के साथ मिलके ये आगे का काम किया जाता है। ये है सेल एंड लीज बैक बिजनेस मॉडल, जिसमें प्री रेंटेड सर्वर्स आपको सेल किए जाते हैं। आप जैसे ही ऑनर हो जाते हैं, उसका जो रेंट है वो आपको आना शुरू हो जाता है। ऑफर क्या है सर? व्हाट इज द ऑफर? बाय सम पार्टिकल्स, इमीडिएट लीजिंग। इमीडिएट लीजिंग मतलब पहले से लीज पे है, तो आपको प्री रेंटेड सर्वर खरीद लेना है और आपको अगले 120 महीने तक किराया आएगा। ये है वो पेज जो मैक्सिमम लोग, सबसे जरूरी पेज जिसको समझते हैं, जो देखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग इसके लिए बीच में कई बार टोक के पूछ लेते हैं। आज तो मैंने अनम्यूट बंद किया हुआ, तो मेरे ख्याल से इसलिए क्वेश्चन नहीं आया। तो सर इसमें कुछ मॉडल दिए हुए हैं, ये फाइनल मॉडल्स नहीं है। यहाँ पे जो प्लान दिए हुए हैं, आप कितने भी ले सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। 1 से लेके 2000 पार्टिकल तक कोई भी एक सिंगल एंटिटी जो है हमारे सिस्टम में खरीद सकती है। उसके अंदर अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर हम 4 पार्टिकल बाय करते हैं, जिसको हम 4 टेराबाइट की ओनरशिप, रिसोर्सेज की ओनरशिप की बात करते हैं, हार्डवेयर की, तो आपको जो प्राइस होगी 1 लाख प्लस जीएसटी 1,18,000 की होगी। 10 साल के लिए आपकी ओनरशिप इसमें हो जाएगी। और इसका जो रेंट आएगा आपको, मंथली मिनिमम रेंट जो है वो 5,000 रुपए है, और आपको जो पूरे 10 साल का जो रेंटल आपकी इनकम होगी वो 6 लाख रुपए होगी। अगर 20 पार्टिकल खरीदते हैं तो 5,90,000 के हैं 10 साल के लिए, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आपका जो मिनिमम मंथली रेंटल जो आपको गारंटी दी जाएगी वो 26,250 की होगी। तो आपको 31,50,000 रुपए रेंटल के रूप में मिलने वाले हैं। तो उसी तरह से ये सारे यहाँ पे पार्टिकल मॉडल आपको दे रखे हैं। अगर आप पूरा सर्वर खरीदते हैं 120 पार्टिकल का, ये 35,40,000 रुपए का है। आपका जो मिनिमम मंथली रेंट है वो 1,72,500 रुपए का होगा, और आपको जो टोटल रेंटल के रूप में अर्निंग होगी 10 साल के अंदर, वो 2,07,00,000 रुपए की होगी। ये सारी यहाँ पे चीजें दिखी हुई हैं, यहाँ के अंदर टर्म एंड कंडीशन सारी चीजें डाल रखी हैं। और इसी के साथ में नीचे एक ईएफ लिखा है, जिसका इफेक्टिव फंड वैल्यू, जिसका मतलब है कि आपको जो सारे के सारे जो सर्विसेज जो इसके अंदर लगेंगी, जो आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगी, टीडीएस लगेगा, क्योंकि रेंटल इनकम के ऊपर टीडीएस 10% होता है। जहां तक आपका जो इनकम स्लैब में आप नहीं आते हैं, अभी इनकम स्लैब कई बार 2 बार चेंज हुए हैं कुछ उसमें, तो वो चेंजेस आनी है। तो देखना है कि अभी तक हमने 14,999 रुपए रखा हुआ था। 15,000 के नीचे नीचे की इनकम जो तो जिसमें हम टीडीएस नहीं काटते थे। अभी जो आगे का जो भी नोटिफिकेशन आया उसमें देखेंगे, शायद वो इनकम जो है 22,000 तक शायद चली जाएगी, कि 22,000 अगर आपकी इनकम मंथली होगी तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, सिर्फ 5% प्रोसेसिंग फीस कटेगी। उसके बाद जो है 5% प्रोसेसिंग फीस और 10% टीडीएस आपका कट के आपको जो है जो इफेक्टिव फंड वैल्यू जो नीचे लिखा है, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते रहेंगे इसके ऊपर। बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सारी की सारी इसके अंदर लिखी हुई है, आगे भी सारी चीजें दी हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, रिलेशनशिप की। एसेट सेल्स एग्रीमेंट, जो हम आपको जब इसको बेचते हैं, जो एसेट पहले हमारा है, जिसकी ओनरशिप कंपनी की है, कंपनी जिसको ऑन कर रही है, जब आप उसको बाय करते हैं तो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके लिए आपको एसेट सेल्स एग्रीमेंट दिया जाता है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद एसएलए मिलता है 99.99% के। इसका जो मैंने बोला था, इसकी रिपेयर कॉस्ट, रिप्लेसमेंट, एवरीथिंग, इंश्योरेंस लेके वो सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एसएलए का आपको एग्रीमेंट अलग से मिलता है। उसके बाद आता है लीज बैक एग्रीमेंट, मिनिमम मंथली रेंटल, जो ऑलरेडी जो आपका सर्वर जो है वो रेंट पे चढ़ा हुआ है, तो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है कि रेंटल जो है वो आपको आएंगे। जो 3 एग्रीमेंट हैं,
इन तीनों एग्रीमेंट के जो ड्राफ्ट हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या लैंग्वेज है, किस तरीके से बनाया गया है, क्या हमारे देश का लॉ ऑफ लैंड जो है इन सारी लैंग्वेज को, इन चीज़ों को अलाउ करता है। तो आपके स्टडी करने के लिए यहाँ पे हमने पहले से ड्राफ्ट दे रखे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको है इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिलीवर किए जाएंगे एज पर इंडियन साइबर लॉ। फिर भी अगर हमें लगता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आते हैं, आप इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, तो आप हार्ड कॉपी ऑप्शनली हमारी तरफ से अवेलेबल है। अपना स्टैम्प पेपर खरीदें, उस पर प्रिंट करें, कंपनी से साइन स्टैम्प आप करवा सकते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर भी, ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है। इसके बाद आता है करंट इन्वेंट्री। जो कंपनी की अभी की जो इन्वेंट्री है, जो हमने अभी तक बना रखा है, वो हमारे पास जो 967 जो पार्टिकल जो एग्जैक्टली हमारे पास है अभी, इसलिए 12,000 प्लस लिखा हुआ वहाँ पे, सारे के सारे ऑलरेडी रेंटेड आउट हैं। आज हम सोल्ड आउट हैं। हमारे पास डिमांड है 4,000 पार्टिकल की, लेकिन अभी आपको पता है कि पूरी दुनिया में लॉजिस्टिक्स और सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो अगली जो डिमांड के लिए जैसे खुलने की कोशिश करी जाएगी। हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है, आके वो यार्ड में, शिप यार्ड में, वहाँ पे रैक्स में आके लग जाएंगे। वहाँ से उठा के डाटा सेंटर में इंस्टॉल करने का जो टाइम लगेगा वही लगेगा। 4,000 पार्टिकल हमारे और एनहेंस हो जाएंगे 2 हफ्ते में लॉकडाउन खुलने के बाद ही हमारा। और अपकमिंग हमारी लोकेशंस हैं। हमारा सिंगापुर ऑलमोस्ट फाइनल था, हमें स्टार्ट करना था जस्ट, तो उसमें भी 22 रैक हमारे वहाँ पे ओपन होने वाले हैं। उसके बाद दुबई की, वही जो सिंगापुर की कंपनी ने टाई अप किया, उन्हीं के वो दुबई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एंड काउंटिंग बहुत सारी और अलग अलग जगह पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अभी एग्जिस्टिंग जो हमारी फैसिलिटीज हैं, जो हमारी जो चल रही हैं, वो हमारी नोएडा दादरी रोड पे है, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है। उसके बाद हमारा नोएडा सेक्टर 63 में है। उसके बाद इंदौर में है हमारा। जो तीनों फैसिलिटी हमारी चल रही हैं। डिजास्टर रिकवरी जो हमारी नोएडा वाली दोनों ही लोकेशन के लिए, हमारा जयपुर में डिजास्टर रिकवरी है जो फुल इन एक्शन है। और जो इंदौर की जो फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी के अंदर कुछ अलग तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं जिनको बैकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा बैकअप रेडी है। रायपुर के अंदर हमारी बैकअप रेडी है। अब बैकअप की जरूरत की बात क्या होती है, कोई आप डाटा हमारे पास ऐसा रख रहे हो जिसकी आपको कॉपी भी स्पेयर करनी है, लेकिन अगर आप मेरे पास डिजास्टर रिकवरी के साथ इसको लेते हो, रिडेंडेंसी हम अपने लेवल पे रखते हैं, वो हमारा अपना लेवल है, लेकिन आप साथ में डिजास्टर रिकवरी लोकेशन भी चाहते हो तो हम आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। तो उसी तरीके से जो क्लाइंट्स हमारे इन 2 जगह पे चल रहे हैं, जिनका सेंसिटिव डाटा, उन्होंने डिजास्टर रिकवरी लोकेशन भी ले रखी है। जो इंदौर में हमारे सर्वर्स चल रहे हैं, वो वहाँ पे कंप्यूटिंग और प्रोसेस पावर पे काम कर रहे हैं, इसलिए उनको उसकी डिजास्टर रिकवरी की जरूरत नहीं है। तो जो इंदौर वाली जो हमारे सर्वर्स हैं, वो इसलिए यूज में नहीं है, वहां पे कंप्यूटिंग पावर के अंदर यूज आ रहे हैं, लेकिन डिजास्टर रिकवरी के तौर पे यूज नहीं कर रहे हैं हम। ये एक सवाल बहुत बार आता है कि ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको पेज बताया था कि 1,18,000 के बदले में 5,000 रेंट आता है, 4 टीबी का इतना रेंट आता है, 5 टीबी का इतना रेंट आता है, तो ये फिर से एक स्टडी का मैटर है सर। ये पूरी प्रेजेंटेशन जितनी मैंने आपके पास रखी है, सारी की सारी ही प्रेजेंटेशन स्टडी का मैटर है। अगर आप खुद कैपेबल हैं तो खुद करें, अगर खुद कैपेबल नहीं है तो किसी को हायर करके स्टडी को करवाएं, उसको पैसा पे करें तो आपको स्टडी करने के बाद। क्योंकि हमने आपको यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस या ऐसी कोई चीज नहीं बताई है कि हाँ जी हमने बता दिया इसको कर लो, बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। हमने आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एवेल्युएट करके डिसीजन आपको खुद लेना है कि आपको इस सिस्टम को, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या नहीं कर रहा है। ये जो अमेजोन के ऊपर उसके सामने लिखा हुआ है क्लिक टू फाइंड आउट प्राइसिंग, अब इस पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन की वेबसाइट पे जाके आप देख पाएंगे कि उसकी प्राइसिंग किस तरीके से होती है। आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके देख सकेंगे प्राइसिंग किस तरीके से होती है, गूगल की साइट पे जाके देख सकेंगे कि प्राइसिंग किस तरीके से होती है। तो वो जो प्राइसिंग आप ढूंढेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की मैं अगर बात करूं तो 1 टेराबाइट की प्राइसिंग जो है वो 1.4 रुपीज पर जीबी के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो लगभग 14,000 रुपये जो है आपकी उसकी पर टेराबाइट की जो है आपकी कॉस्टिंग उसके अंदर आती है। 14,000 रुपये पर टेराबाइट की मैं आपको बात कर रहा हूँ इसके अंदर। तो अगर आप देखें तो हम पर टेराबाइट आपको कितने पैसे देते हैं, 1,062 रुपये 50 पैसे। हमारी जो कॉस्टिंग है, जो अभी हमने ऑलरेडी मार्केट में दे रखा है, जब हमने शुरू किया था तो ज्यादा डिस्काउंट पे हमने दिया था, तो उस समय हमारा जो रेट था वो 4,200 रुपये था। उसके बाद हमने उसको बढ़ाते बढ़ाते अब तक उसका जो रेट है वो 8,700 रुपये तक हम उसको लेके गए हैं। 4,200 रुपए से लेके 8,700 रुपए तक हमने जो जितने भी हमारे पार्टिकल सोल्ड आउट है अलग अलग कंपनियों को, उस तरीके से जो मार्केट के अंदर उनको रेंट किया हुआ है।
और ये जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई है कि ये जो कंपनी है, दुनिया की जो बड़ी कंपनी है, इनकी प्राइसिंग एक लेवल से नीचे आ ही नहीं सकती, क्योंकि बैक एंड प्रोसेस जो है इनके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप वो गैप देखेंगे, जो जितना पैसा हमारी कंपनी बना रही है और जितना पैसा आपको आगे दे रही है, तो इनको 10 साल आपको पैसा देने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इनके रेंटल सिर्फ 35 से 40 महीने में भी उतना पैसा ले आते हैं जितना पैसे की लायबिलिटी ये आपके साथ कमिटमेंट करते हैं 10 साल में देने के लिए। तो यहाँ पे ये भी एक विन विन सिचुएशन में है। इन सारी चीजों को स्टडी करने की, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने की जरूरत है यहाँ पे। इसलिए ये आपकी स्टडी के लिए जो रेवेन्यू जो जो पार्ट है वो हमने रियल लाइफ रेवेन्यू एग्जांपल आपके साथ सामने दी हुई है कि आप उनकी साइट पे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। इन्हीं 3 जो मेजर जायंट्स हैं इन्हीं की हम बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में बेस्ट आज की डेट में जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं वो यही 3 है। बाकी सब तो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। बाकी जो मार्केट के अंदर रेवेन्यू का जो पार्ट है, जो अलग चीजें हैं, ये तो हमने बता दिया कि इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब इनके बारे में बात सुनने के बाद कई लोगों को लगता है कि यार कहाँ गूगल, कहाँ हम, कहाँ अमेजोन, कहाँ हम। सर ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां अपने देश के अंदर ज्यादा कैपेक्स नहीं लगाती हैं। ये मिनिमम रिक्वायर्ड कैपेक्स के ऊपर ही काम करती हैं। बाकी सारी चीजों के ये लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है उन्हीं के साथ टाई अप करती हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, चाहे अमेजोन की बात कर लें, एयरटेल जैसी कंपनियां, ट्यूलिप जैसी कंपनियां, अलग अलग कंपनियों के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है। डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाते हैं, उनकी ओनरशिप होती है, यूज ये करते हैं। लेकिन फाइनली जब ये यूज करते हैं तो इन्हीं के बोर्ड वहां पे लग जाते हैं। हमें लगता है इंडिया में इनका डाटा सेंटर है, तो इनके डाटा सेंटर नहीं है। आने वाले समय में मोहाली में जब आपका डाटा सेंटर लगेगा तो वहां पे आपको उसी डाटा सेंटर के ऊपर अमेजोन, गूगल, फेसबुक के लोगो मिलेंगे लगे हुए, तो वो कहेंगे भी कि मोहाली में हमारा डाटा सेंटर है, जबकि एक्चुअल में उस डाटा सेंटर की ओनरशिप आपके पास होगी। ये वहां पे क्लाइंट के तौर पे अपना काम रख के चला रहे होंगे, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए काम कर रहे होंगे। तो ये एक बिजनेस मॉडल है पूरी दुनिया के अंदर वाटर सिस्टम में, जो सारे का सारा सिस्टम काम करता है। जो प्राइसिंग का, जो रेवेन्यू का जो सिस्टम है वो हमने यहाँ पे आपको क्लियर किया है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखें, टेक्नोलॉजी में हम लोग हैं ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी R&D जो मैंने बोला था, यूएसपी और उस चीज पे ऊपर काम करने के लिए जो हम पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं, जो डाटा सेंटर एआस की हम बात करें, S3 स्टोरेज की बात करें, वो सारा हम ब्यूरो मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर क्रिएट कर रहे हैं कि हमने क्रिएट कर दिया, जिसको चाहिए ले लो। वो चाहे गूगल है, अमेजोन, कोई भी दुनिया की कंपनी हमारे पास आके इंफ्रास्ट्रक्चर ले ले, हमें रेवेन्यू दे, दैट्स इट। इस तरीके से हम इसको काम को कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। उसके बाद जो हमारे इस रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए, या इन कंपनियों के साथ डील करने के लिए, टाई अप करने के लिए, जो हमारे एफिलिएट्स हैं, ओवरसीज एफिलिएट भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। अलग अलग कंपनियां हैं, यूके से हैं, यूएसए से हैं। जो इंडियन कंपनी जो आपको जो प्री रेंटेड सर्वर्स हैं, जो आपको रेंटल भेजती है, उस कंपनी का नाम है जीवाइट इन्फोटेक, और ब्यूनो ऑनलाइन सर्विसेज करके एक दूसरी कंपनी है, जिससे अलग अलग लोगों को अलग अलग रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। और हमारे थर्ड पार्टी रिटेल सेल्स पोर्टल भी हैं जो चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी सर्विस आपकी खरीदनी हो तो प्राइम क्लाउड नेट पे जाके या प्राइम स्टोर डॉट क्लाउड पे जाके खरीद सकते हैं। हमारे जो मेजर टारगेट होते हैं वो कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, डिफेंस एंड यूनिवर्सिटी और लैब्स को हम इसके अंदर टारगेट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हायर करते हैं। इस तरीके से ये पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रहा है। अब बात आती है लोगों की कि कौन लोग हैं जो इतनी लंबी चौड़ी स्टडी, इतनी सारी बातें हमने यहाँ पे सुनी हैं, समझी हैं। इन सारी बातों के पीछे जो लोग हैं, जो ब्रेन्स, जैसे अभी जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो उस समय हमारे जो अनेजा साहब हैं वो हमें कुछ कह रहे थे कि जी देखो, हमने उनको तो नहीं देखा, हम आपके साथ ग्रो करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस पूरे ग्रुप की तरफ से, इन पूरे लोगों की तरफ से मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता हूं। आप इसको स्पोक्स पर्सन भी कह सकते हो या फ्रंट लीड फेस भी कह सकते हो, क्योंकि कंपनी बहुत सारे वेंचर पे, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स पे काम कर रही है। तो इन सब की तरफ से मैं आपसे बात करता हूं। तो इस फ्रंट पे तो थोड़ा सा इनके एक्सपीरियंस के बारे में जान लेते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पे, इनका एक्सपीरियंस क्या है, किस एक्सपीरियंस के साथ हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कहीं बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि अभी हम भी सीखेंगे फिर लगेंगे, बिल्कुल नहीं सर। बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस के साथ लोग जो हैं इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे हमारे जो टॉर्च बीरर हैं, बीसी रॉय साहब, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे इस कंपनी के जो डाटा सेंटर बना रही है। तो उनके बारे में बात करें, उनका जो एक्सपीरियंस है, बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी को लेके। हमारे देश को उनकी बड़ी अच्छी देन है बहुत सारे सेक्टर में, चाहे वो ब्रॉडबैंड की बात कर लें, चाहे डीटीएच की बात कर लें, चाहे ट्राई जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके अंदर जो उसकी गाइडलाइन है, उसके सजेशंस की बात कर लें। इन सब चीज़ों को लेके उनका इस टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा उनका श्रेय है, इस पूरे चीज़ों को जाता है। उनको श्रेय देना चाहिए कि आज जो हम ये बात कर पा रहे हैं, इसके पीछे भी उनका एक फुटप्रिंट है कि ये टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें हमारे पास आई हैं। बाकी उनके बारे में आप ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो
वो आप उनकी जो वेबसाइट है bcroy.in पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद मेरा नाम इसमें दिया हुआ है सर, मैं अपने मुंह ज़्यादा मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगा, बस मैं ये कहूँगा कि मेरे पे परमात्मा की ये मेहर है, परमात्मा की ये कृपा है कि मेरे को आप कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी की समझाना चाहें, कुछ भी आप मेरे को पढ़ाना चाहें, बस परमात्मा की ये बख्शिश है कि मैं बहुत जल्दी वो सीख जाता हूँ। और इसी तरीके से एक्सपीरियंस है, 20 से 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी और ब्रॉडकास्टिंग में, और मैंने बहुत सीखा है लोगों से, बड़े बड़े दुनिया के जो इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े जो लेवल के लोग हैं, उनके साथ मैंने काम कर करके सीखा है। तो उसी एक्सपीरियंस के तौर पे आज मेरे को मान देते हैं हमारे देश के अंदर। मैंने ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए हमारे देश की जो इंडस्ट्री है 904 टीवी चैनल, उसमें 34 टीवी चैनल, सैटेलाइट, आईपी और अलग तरह के टीवी चैनल इंस्टॉल करने का मेरे को मौका मिला, उस टेक्नोलॉजी को समझने का, जानने का। वो भी मोस्ट मिशन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, जैसे ये डाटा सेंटर्स के अंदर टेक्नोलॉजी होती है, वैसी टीवी चैनल्स के अंदर भी टेक्नोलॉजी होती है। तो ये सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ, इसको समझता हूँ। और नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, सारी चीज़ों में रिस्क लेने में मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मैं नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में नंबर 1 रहता हूँ अपने सिस्टम में। मेरे को कभी भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप मेरे को चुन सकते हैं कि सर इस चीज़ के हम करना चाहते हैं, तो मैं मोस्ट वेलकम कहता हूँ। क्योंकि जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये फेल हुआ या पास हुआ। बाकी और मैं ज़्यादा अपने बारे में नहीं बोलूँगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगा। एक ही बख्शिश मैंने आपको बताई है जो परमात्मा ने मेरे को दिया, कि मैं सीख सकता हूँ। अभी भी मेरा जो सीखना है वो जारी है। जब आपसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, आप जब बहुत सारे सवाल करते हैं, तो उस समय जब मैं आपको जवाब दे रहा होता हूँ तो आपको कम जवाब देता हूँ, मैं अपने आप को एजुकेट ज़्यादा कर रहा होता हूँ। ये मेरे को अच्छी चीज़ जो मिली हुई है परमात्मा से। उसके बाद मैं बात करूँगा राकेश कुमार जी की। राकेश कुमार जी हमारे जो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर मैंने बात करी थी, जो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, जहाँ 2 प्रोडक्ट के ऊपर बात किया था, तो ऐसे ही कंपनी के पास 82 प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग तरह के बने हुए हैं, जो स्मार्ट सिटी में और अलग अलग जो ह्यूमन लाइफ के अंदर यूज होने वाले हैं, यूजेबिलिटी है उन प्रोडक्ट्स की, जिनके ऊपर हम लोग काम करेंगे फ्यूचर में, जैसे पूरा हमारे नेटवर्क्स डेवलप हो जाएंगे कंप्लीट। और जो बात हमेशा मैं कहता हूँ कि अपनी कंपनी तो अभी स्टार्टअप ही है, अभी तो हम स्टार्टिंग फेज में, अगले 5 साल तक हम स्टार्टिंग फेज में ही रहेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे। राकेश कुमार जी की अगर हम खासियत की बात करें, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट इनको कहते हैं, इनके साथ में 40 आईआईएम आईआईटी पास लोगों की टीम काम कर रही है, जो टेक्नोलॉजी बना रही है। उसके उस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम जो बची हुई 9% मार्केट है उसको भी ग्रैब करेंगे। उसके बाद संजीव माथुर जी हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी वाइट इन्फोटेक के, ये हमारे थर्ड पार्टी जो आपको रेंट देती है, जो कंपनी एग्रीगेट कर रही है मार्केट के अंदर सेल्स को, सारी को, तो उसको लीड करते हैं। मार्केटिंग में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास, बड़ी लंबी चौड़ी टीम है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सारे टाई अप करके जो परफॉर्म कर रहे हैं। और उस टीम के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो यूएसए में, यूके में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। अलग अलग लेवल पे उन्होंने अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी को सर्विसेज दी हैं। वो ही सारे के सारे टाई अप परफॉर्म करते हैं, चाहे यूके की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी है, अलग अलग जो है वो बाहर के ही पड़े हुए लोग हैं, और वो सारी चीज़ों को और उस पूरी टीम को लीड करते हैं हमारे संजीव माथुर साहब। उसके बाद बात आती है मोहम्मद सुहेल साहब की। जो हम लीगल बातें कर रहे थे, ड्राफ्ट की बात कर रहे थे, तो हमारी लीगल ट्री इंडिया, हमारी जो लीगल एडवाइजरी फर्म है, उसके पार्टनर हैं उस फर्म के ये। और ये जितनी जो हमारे लीगल टी है वो सारी चीज़ों को मोहम्मद सुहेल साहब देखते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल रह चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इस पूरे ब्यूनो ग्रुप के मेंटर, जो इस पूरे ग्रुप को, पूरे सिस्टम को, पूरी मोतियों की माला को जो धागे की तरह संजो के रखते हैं, वो है आरिफ निसार साहब। बहुत ही विजनरी हैं, बहुत ही इनका वेल कनेक्टेड ये पर्सन है, जो टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ को लेकर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो जर्नलिस्ट होने के नाते ये हर चीज़ को, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो आईटी हो, हर चीज़ को समझते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करना जानते हैं। मीडिया और जर्नलिज्म की टीम है, इनके पास भी अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क के तौर पे ये सारी चीज़ें स्टडी करके हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं और हमें गाइडेंस देते हैं। तो ये सारे का सारा वो ग्रुप है, और ये सिर्फ 6 लोगों तक सीमित नहीं है, ये बड़ी कंपनी है, इसके पीछे बड़े लोग हैं, बड़े ब्रेन्स इसके अंदर काम कर रहे हैं। अगर अभी आज कंपनी की प्रेजेंस की बात करें, तो कंपनी की प्रेजेंस है, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो 504 काशदीप बिल्डिंग, 12 खंबा रोड, दिल्ली में है। लॉकडाउन के बाद कभी भी आप विजिट कर सकते हैं। ये पॉज क्यों कर देते हो यार बाबा। मार्केटिंग ऑफिस जो है आइथम टावर सेक्टर 62 नोएडा में है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वहां से आप जा सकते हैं। जोनल ऑफिस जो है हमारा आर्क ऑफिस 12 फ्लोर मोतिया बिजनेस पार्क जीरपुर के अंदर, आप कभी भी आके मेरे से मिल सकते हैं, मैं वहां पे बैठता हूँ। डाटा सेंटर 2 की हमने यहाँ पे लोकेशन दे रखी है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं जाके। आफ्टर बाइंग द पार्टिकल्स, आप कभी भी जाके उन पार्टिकल्स पे आप विजिट कर सकते हैं। ये तो थी
थैंक यू। ये तो थी प्रेजेंटेशन। अब हमें बात करनी है इस, मैंने बोला था प्रेजेंटेशन के बाद हम बात करेंगे प्रॉपर जो इस पूरे सिस्टम में कि हम किस लेवल पे किस तरीके से